गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में अभी हम लोगों का जो मेजर टॉपिक चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो उसमें कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने हर एक लेक्चर के अंदर अलग अलग जो डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग अभी तक बात करते आए हैं। और उससे रिलेटेड क्या हम लोगों को मेजर्स हम लोगों के लिए कम्युनिटी मेडिसिन में ऑप्ट करने एसेंशियल हैं, या इन डिजीज़ की कम्युनिटी मेडिसिन में क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके रेफरेंस में, कम्युनिटी मेडिसिन के रेफरेंस में इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं इन डिजीज़ को, उसके बारे में हम लोग अभी तक बात करते आए हैं। इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आज हम जो नई डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। वैसे आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पहले भी हम लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, और फिजियोलॉजी में भी ये रेफरेंस इसका आया होगा। इसके अलावा आप लोग मैट्रिया मेडिका पढ़ते हैं तो उसमें भी कई मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ मेडिसिन्स का जो सिम्टम्स हैं उनमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो इंडिकेशन के अंदर आता है। तो वहाँ भी आप लोग इसके बारे में कुछ जान चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, कि ये क्या होती है, किस वजह से होती है, और कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर इसकी क्या इसको हम लोग किस तरीके से कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर डील कर सकते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर इस डिजीज़ का बर्डन जो है वो कम से कम हो। तो देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से डेफिनेशन से बात हम करें तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जैसा कि टर्म से हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि बेसिकली हार्ट पर इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है, और इसका जो कॉज होता है वो बेसिकली रूमेटिक होता है। और रूमेटिक जो कॉज है वो किस तरीके से हार्ट पर इम्पैक्ट इसका आ रहा है कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसके लिए ये कॉजेटिव फैक्टर रहेगा रूमेटिक फीवर। ठीक है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन in which the basically the originating or etiological factor is rheumatic fever, and the cause of rheumatic fever is streptococcal infection। तो जो हमारा बेसिकली बॉडी के अंदर रूमेटिक फीवर जब डेवलप होगा तो वो लंबा समय चलने के बाद में, रूमेटिक फीवर बार बार होने के बाद में बॉडी के ऊपर में उसका हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है, और उसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप होने लगती है। और रूमेटिक फीवर किस वजह से होता है? तो रूमेटिक फीवर जो होता है वो होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से अगर कोई थ्रॉट इन्फेक्शन डेवलप होता है तो वो थ्रॉट इन्फेक्शन अल्टीमेटली फीवर में कन्वर्ट होता है, या उसकी वजह से फीवर बॉडी के अंदर डेवलप होता है। और जो पर्टिकुलरली हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो फीवर आएगा वो रूमेटिक फीवर आएगा। ठीक है ना, और उस रूमेटिक फीवर की वजह से अल्टीमेटली लंबे टाइम के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर जो जनरल रूमेटिक फीवर के सिम्टम्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, या आएंगे ही आएंगे, बट इसके साथ ही धीरे धीरे करके क्या होगा कि लंबे समय में उसका इम्पैक्ट हार्ट पर भी आने लग जाएगा, और उसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या आरएचडी की कंडीशन हमारे सामने निकल करके आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों को समझना है कि इसकी ईटियोलॉजी क्या है। तो ईटियोलॉजी जैसे हम लोगों ने बात की कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन विच अफेक्ट द थ्रॉट, एंड ड्यू टू दैट इन्फेक्शन the person is feeling the symptom of rheumatic fever, and the chronic rheumatic fever which persists in the body of the human ultimately result in rheumatic heart disease। तो इसलिए लंबे टाइम तक इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों को बैक्टीरिया का ध्यान रखना है कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है, बेसिकली ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसकी वजह से जब थ्रॉट इन्फेक्शन डेवलप होगा तो रूमेटिक फीवर, और उसकी वजह से आरएचडी डेवलप होगा। अब इसकी वजह से बॉडी में चेंजेस क्या आएंगे? अगर बार बार इस तरीके से हो रहा है तो देखिए डेफिनेटली हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो हार्ट की पैथोलॉजीज क्रिएट होंगी, हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन होगा, पर्सन को बार बार सफरिंग होगी, उसको फीवर होगा, बार बार उसको एडमिट होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और अगर बहुत लंबे टाइम तक या बार बार इसके रिपीटेटिव अटैक्स डेवलप होते हैं तो अल्टीमेटली डेथ। तो एक डेथ का सिनेरियो भी लास्ट में इसकी वजह से होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये डिजीज़ जो है वो अपने आप में एक लिमिट के बाद में फैटल कंडीशन में भी जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इसमें एक मेजर जो पॉइंट है जो हमें समझना है, वो हम लोग वैसे आगे भी बात करेंगे, बट जनरली इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो इन्फेक्शन डेवलप होता है वो जनरली चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है ना। एक एज है 5 से 15 साल की उम्र जो है, 5 to 15 ईयर्स जो एज ग्रुप है, वो जो बच्चों के अंदर जो होता है, जो चिल्ड्रन में होता है, उस ग्रुप के अंदर बेसिकली ये इन्फेक्शन मैक्सिमम हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसी कंडीशन में ये चीज़ें डेवलप होती हैं जो आगे चल करके फिर धीरे धीरे करके रूमेटिक फीवर की कंडीशन और उसके साथ में बाद में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट होने लगती है। तो ये इसकी बेसिक एक इटियोलॉजी की बात यहाँ पर आ गई। अब देखिए, इसकी अगर हम प्रिवलेंस या इंसिडेंस की बात करें तो हम लोग अगर हमारे इंडिया के डाटाज हम देखते हैं, ठीक है ना, तो इंडियाज़ के डाटाज क्या बताते हैं कि इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग कि जो 5 साल से 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें पर 1000, ठीक है ना, अगर हम 1000 बच्चों की बात करें तो एवरेज 5 to 7 किड्स जो हैं या बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो इससे अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो CSD होने की पॉसिबिलिटी जो है, वो जो जितने भी अफेक्ट हो रहे हैं उनमें 20 to 30% जो होंगे उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती तो ये इसकी प्रिवलेंस हम लोगों को देखने को मिलती है। देन इसके हम लोग कॉजेटिव फैक्टर की बात करें या अगर हम सपोज कि एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, तो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हम लोगों को दो तरीके के यहाँ पर हम लोगों को फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर होगा होस्ट और दूसरा होगा एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, होस्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि होस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक तो यहाँ पर एजेंट जो है वहाँ पर वो बेसिकली हम लोगों को इन्फेक्शन का जो एक मेन पॉजिटिव एजेंट है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोगों ने भी बात की कि यहाँ पर एजेंट क्या है, यहाँ पर जो बीटा हेमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो बेसिकली यहाँ पर एजेंट की फॉर्म में काम कर रहा है। तो जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो यही बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली अपने आप में एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया, या ये अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल इटियोलॉजी हमारे सामने निकल करके आई कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज द बेसिक एजेंट फैक्टर इन केस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक फीवर। सेकेंडली यहाँ पर दूसरा क्या आ गया, यहाँ पर ये तो बैक्टीरिया की बात आई कि वो रिस्पॉन्सिबल है। देन होस्ट, तो जो भी पर्सन इससे अफेक्ट होगा वो अपने आप में एक कैरियर की फॉर्म में काम करेगा। सपोज किसी को ये इन्फेक्शन हो गया, थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है, अल्टीमेटली जब उसको ये इन्फेक्शन है वो और लोगों के वो अपने आप में कैरियर स्टेट के अंदर काम करता है, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर धीरे धीरे करके क्या होता है कि और लोगों को अफेक्शन होने की भी पॉसिबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बात करी कि होस्ट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने बात की कि एज, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कि एज देख लिया कि 5 से 15 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर हम लोगों को ये बेसिकली देखने को मिलता है। देन अगर हम सेक्स की बात करें तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, मेल या फीमेल किसी के अंदर भी इसकी हम लोगों को देखने को मिल सकती है पॉसिबिलिटी। देन इम्यूनिटी, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी है तो डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, और अगर सपोज इन्फेक्शन हो भी जाता है तो रिकवरी हम लोगों को देखने को मिलती है कि जल्दी हो जाती है, या इजी वे में रिकवरी हम लोगों को अर्ली रिकवरी की हम लोगों को पॉसिबिलिटी नज़र आती है वहाँ पर, या चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके। तो इम्यूनिटी अपने आप में एक मेजर फैक्टर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है।